नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों की बात कर लें तो ये मोटा मोटा महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में ही इसका संबंध रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार से। जैन धर्म का भी आपका उत्तर प्रदेश संबंध रहा है। और रामायण तो आपका अयोध्या के लिए आप जानते हैं। और चित्रकूट वाला जो इधर है महाभारत, ये भी आपका यहीं पे कहीं भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे, एक को अच्छे से देखेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्राचीन काल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करें तो ये क्या है, मतलब ये कुषाण काल की बात हो रही है। इस काल में यह कला अपने शिखर पर पहुंची थी, सबसे चरम पर थी। बुद्ध की पहली मानव रूपी छवि आपको इसी में देखने को मिलेगी। ठीक है, कुषाण काल में केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन और हिंदू धर्म के भी चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विष्णु और शिव, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, तो विष्णु और शिव की छवियाँ उनके हथियारों के साथ दिखाई गई हैं। बुद्ध और यक्ष और यक्षिणी और वैष्णो देवी देवताओं के पैमाने पे भी नक्काशी यहाँ पे देखने को मिलती है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कुषाण काल से संबंधित था। जो प्राचीन काल की बात करें आर्ट की तो हम, ठीक है। अब बात करते हैं मथुरा कला और उनकी विशेषताओं की। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बौद्ध की मूर्ति है। तो ये सुंदर प्रतिभा मंडल दिखाई देता है। सिर पर चारों ओर अत्यंत सुंदर अलंकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नक्काशी की हुई है। चेहरे की बात करें तो चेहरा गोल और मुस्कुराते हुए दर्शाया गया है। ये मथुरा कला की विशेषताएं हैं। शरीर में मांसल और चित्र तल से बाहर प्रक्षेपित है और वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वस्त्र हैं। ठीक है, ये वस्त्र हैं, ये देह हैं। ठीक है, मतलब जो बॉडी है, तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब काफ़ी अच्छे से कारीगरी की है। सामग्री की बात करें तो अधिकतर इसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर यूपी स्पेशल के फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आपका आएगा इसमें, और आपका आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश से जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी में बात करें तो अलंकृतियाँ अधिक गोलाकार और मसल हो गई थी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में कोमलता, गति कम हुई, दोनों पैरों के बीच में दूरी बढ़ गई थी। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। वह बौद्ध वास्तुकला और सारनाथ के प्रमुख स्तूपों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, आप सब जानते हैं। धूमेक स्तूप ये 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य यानी अशोक के टाइम पर निर्माण करवाया गया था, जो कि 249 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मुख्य तथ्य की बात करें तो डियर पार्क यानी ऋषि पत्तनम, यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और अष्टांगिक मार्ग भी यहाँ पे दर्शाए थे। मानव, पक्षियों की नक्काशी और बाहरी लिपि यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, धूमेक स्तूप, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका सारनाथ है में है। धर्म रजिता स्तूप, ये अशोक पूर्व मौर्य काल में बनवाया गया था। ये अशोक के पूर्व मौर्य काल में ये बनता है, और केवल नींव बची है इसकी, बाकी और चीज़ें नहीं है। मार्शल और कोनों के अनुसार मूल स्तूप अशोक के समय का ही माना जाता है। ठीक है, चौखंडी स्तूप, तो ये गुप्त काल में 4ठी से 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है। स्थान की बात करें तो जहाँ भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ की यात्रा के दौरान अपने पहले शिष्यों से मिले थे, तो ये वही स्तूप है, चौखंडी स्तूप। ठीक है, वहीं पे है, गुप्त काल का है। आगे चलते हैं। अशोक का सिंह और शीश की बात करें तो शीश जो है वो 4 वास्तविक आकार के शेरों चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं।
इसके आप देख रहे हैं इस साइड, इस साइड, इस साइड, और इसके पीछे भी है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। शीर्ष फसल फलक की बात करें मतलब इसकी, तो ड्रम के आकार का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ड्रम के आकार का है। इसमें हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल और एक सिंह की मूर्ति है। ये धर्म चक्र द्वारा अलग अलग की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है और आपका ये बैल है, साथ में सिंह है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं अशोक स्तंभ में। घंटी के आकार का ये कमल देखने को मिलता है। जो वो कमल है ये आप देख रहे होंगे, जो घंटी होती है ऐसे यहाँ बीच में लगी होती है तो बजाते हैं ना, तो ये घंटी का आकार लग रहा होगा। चुनार बलुआ पत्थर का से ये ज़्यादा निर्मित हुआ है, मतलब इससे निर्मित हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में इसको अपना लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसको भारत के राज्य के चिन्ह के रूप में इसको अपना लेते हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग रहा है। कैसा रहा है देखते हैं। दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, 500 ईस्वी में निर्मित हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित ये माना जाता है। गंगा और यमुना की आकृतियों के द्वार पे ये देखने को मिलेगा। शिखर की बात करें तो शिखर का जो वास्तुकला का प्रयोग ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में होता है और भारत का सबसे पुराना ज्ञात पंचायतन ये मंदिर है। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है क्या? ठीक, तो हाँ ये कानपुर में ही है। भीतरगांव का जो मंदिर कानपुर में है। 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य द्वारा इसे बनाया गया था। कनिंघम ने पहली बार का इसका दौरा किया था मंदिर का। और छत और ऊंचे शिखर वाला ये सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा का मंदिर है जो कि हिंदू मंदिर है ये। ठीक है, इंडो इस्लामिक और वास्तुकला यानी ताजमहल की बात करें तो आगरा के यमुना नदी के तट पर ये बसा हुआ है, मतलब बनाया हुआ है। बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए इसे बनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, सुंदरता इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मनमोहक कैलीग्राफी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिट्टाडुरा, अब पिट्टाडुरा होता क्या है कि ये पत्थरों पर सूक्ष्म जड़ाई का काम किया जाता है, यानी उस पर नक्काशी की जाती है पत्थरों पे। ठीक है, काफ़ी बारीकी से। तो सबसे स्पेसिफिक बात इसमें है पिट्टाडुरा पेंटिंग का यहाँ टेक्निक का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं मुगल की किलेबंदी और आगरे की किला, यानी 1575 में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया और डिजाइन का निर्माण उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे मोती मस्जिद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मुसम्मम बुर्ज और जहांगीर का महल, खास महल और शीश महल। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखने को आपको मिलती हैं अकबर के टाइम में। ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य है यह किला 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान एक युद्ध स्थल में भी बन चुका था। ये मैंने हिस्ट्री में आपको बताया है अच्छे से, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो निर्माण इसका 1571 से लेकर 1585 तक किया था और अकबर द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ने के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया गया था। आगरा के लिए ये संयुक्त राजधानी बनी थी। ठीक है, हिंदू वास्तुकला प्लस में फारसी या मुस्लिम वास्तुकला इक्वल टू फतेहपुर सीकरी का अद्भुत संगम देखने को यहाँ पे मिलता है। तो फतेहपुर सीकरी को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदू वास्तुकला की भी झलक दिखाई देगी और मुस्लिम वास्तुकला या फारसी वास्तुकला की भी झलक दिखाई देने वाली है। जामा मस्जिद की बात करें तो माना जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की प्रकृति है। ठीक है, तो जामा मस्जिद जो है इसको कहते हैं कि ये मक्का जैसा दिखता है। मक्का माने मक्का मदीना वाला, वो मक्का नहीं खाने वाला। मकबरा और उद्यान की बात कर लें जो उत्तर प्रदेश में है। एक तो सलीम चिश्ती की मकबरा है। ठीक है, अकबर द्वारा संत के सम्मान में ये बनाया गया था सलीम चिश्ती का मकबरा। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर अरबी प्रति की बारीकी देखने को मिलती है। नक्काशी और कुरान के आयतों का उत्कीर्ण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। खुसरो बाग कहाँ है? प्रयागराज में है। ऐतिहासिक उद्यान है और यह जहांगीर के राजपूत पत्नी शाह बेगम, बेटे खुसरो मिर्जा और बेटी निथार बेगम की कब्रें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, खुसरो बाग जो कि आपका प्रयागराज में है। यह स्थल भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित था। ठीक है, तो खुसरो बाग ध्यान रखेंगे। प्रयागराज बच्चों को पता होगा। नवाबी वास्तुकला की बात करें इस यूपी में तो आसफी इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है। ठीक है, इसको भी अच्छे से करा रखा है, लेकिन यूपी स्पेसिफिक हम प्लेसेस देख रहे हैं उसको इस वीडियो में कर लेते हैं। 1784 में नवाब आसाफुद्दौला द्वारा निर्मित किया गया था बड़ा इमामबाड़ा।
परिसर में भव्य आसफी मस्जिद और शाही बावली यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका केंद्रीय जो हॉल है वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिना बीम की छत भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी बड़ा। आंतरिक दीर्घिकाओं को छोड़कर पूरी संरचना में कोई भी लकड़ी का काम नहीं किया गया है। ठीक है, यानी आंतरिक चीज को छोड़ के और लकड़ी का उपयोग कहीं भी इसमें नहीं किया गया था उस समय। और परिवेशी वास्तुकला की बात करें प्रयागराज में, तो मेयो मेमोरियल हॉल जो कि 1879 में बनता है, आर रेस्कल बायो ने द्वारा निर्मित किया गया था। और 19वीं से 20वीं सदी में औपनिवेशिक वास्तुकला वायसराय मेयो की याद में ये सार्वजनिक बैठकों के लिए आयोजित होता था। ठीक है, हम आगे औपनिवेशिक काल में, हमने अभी मुगल काल देखा था, अब हम आगे औपनिवेशिक काल में जो कि यूपी से संबंधित प्लेसेस हैं। ऑल सेंथेट कैथेड्रल जो कि 1871 में बनता है, ये सर विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे पत्थर गिरजा भी कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ, इसे पत्थर गिरजा भी कहते हैं। गौथिक शैली की बात करें तो कैथेड्रल और वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय की वर्तमान जो इमारतें हैं वो भी आपकी गौथिक शैली में देखने को मिलती हैं। अन्य प्रमुख औपनिवेशिक संरचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। ये तो आपका प्री इंडिपेंडेंट है क्या, राजभवन जो कि आपका लखनऊ में है। ये पहले कोठी हयात बख्श के नाम से जानते थे। मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था और पहले गवर्नमेंट हाउस भी यही था। सबसे पहला गवर्नमेंट हाउस कौन था, राजभवन था आपका लखनऊ। ठीक है, 15 अगस्त 1992 की बात करें तो विधान भवन बनता है, लखनऊ में है। गवर्नर सर स्पेसर हार्डकोर्ट बटलर ने आधारशिला रखी थी इसकी, और मिर्ज़ापुर के पत्थरों से ये बना है जो कि इसमें बनने में 6 ईयर लगे थे। आप बात करते हैं 1822 की बात हो रही है। उसके बाद बेगम समरू चर्च जो सरथाना में है, मदर मेरी को समर्पित है। रोमन कैथोलिक चर्च है ये, और यूरोपीय स्थापत्य कला की यहाँ पे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का कलाक्रम देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, प्राचीन काल में मथुरा कला, कुषाण और सारनाथ के स्तूप हमने देखे, साथ में मौर्य और गुप्त के भी देखे। उसके बाद हमने शास्त्रीय कला में देखे, यानी गुप्त मंदिर जैसे देवगढ़ वाला, पंचायतन और भीतर गाँव टेरकोटा का। ठीक है, फिर हम आते हैं मध्यकाल में, इसमें हमने इंडो इस्लामिक वास्तुकला देखा। ठीक है, मुगल देखा और नवाबी वाला जो इसे आसम में इमामबाड़ा, इसको हमने अभी किया है अच्छे से। आधुनिक काल में बात करें तो हमने औपनिवेशिक गौथिक शैली देखी, पत्थर का गिरजाघर और भवन गिरजाघर देखा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में इतना सब कवर किया है। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपके काम के नोट्स होंगे, तो PDF अगर आपको उसकी लेनी है तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप जुड़ के वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आप करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।